नमस्कार। भारत को अक्सर नदियों की भूमि कहा जाता है और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है। आज हम उन विशाल जलधाराओं की यात्रा पर चलेंगे जो इस देश की धमनियों की तरह हैं और जो लाखों लोगों की जिंदगी, संस्कृति और भविष्य को आकार देती हैं। तो ये समझने के लिए कि भारत की नदियां इतनी अलग-अलग क्यों हैं, हमें उन्हें दो मुख्य परिवारों में बांटना होगा। ये बंटवारा उनके जन्मस्थान पर आधारित है और यही चीज उनके पूरे चरित्र को, उनके स्वभाव को तय करती है। अब देखिए, यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां दिखती हैं। एक तरफ है हिमालय से निकलने वाली नदियां। ये ग्लेशियरों से पोषित होती हैं, मतलब इनमें साल भर पानी रहता है। दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां, जिनकी जिंदगी पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर करती है, यानी कि ये मौसमी होती हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन विशाल नदियों की जिनका जन्म हिमालय में होता है और जो प्राचीन ग्लेशियरों से पोषित होती हैं। और हम शुरुआत करते हैं गंगा से, जिसे भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। देखिए, ये सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है, करोड़ों लोगों के लिए ये माँ है। ये पूरी तरह से भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो आस्था और जीवन दोनों का स्रोत है। जरा गंगा की विशालता पर नजर डालिए। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर ये 2525 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करती है और भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों से गुजरती है। आखिर में ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है और यही यात्रा इसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी बनाती है। अब चलिए सिंधु नदी की ओर बढ़ते हैं, एक ऐसी नदी जो तिब्बत, भारत और पाकिस्तान तीनों से होकर बहती है। जाहिर है, इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी हो जाता है। सिंधु नदी की लंबाई देखिए, 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा, लेकिन इसका सिर्फ 1/3 हिस्सा ही भारत में बहता है। अब जब एक नदी कई देशों की जीवन रेखा हो, तो पानी का बंटवारा एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है और इसी चुनौती ने जन्म दिया इतिहास के सबसे अहम जल समझौतों में से एक को। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल मुद्दे को सुलझाया कैसे गया? 1960 में वर्ल्ड बैंक ने बीच बचाव किया और भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते पर दस्तखत हुए। इसका मकसद सिर्फ पानी बांटना ही नहीं था, बल्कि पूरे नदी सिस्टम को ही इस तरह बांटना था ताकि दोनों देशों की जरूरतें पूरी हो सके। और ये बंटवारा कमाल का था। यहाँ सिर्फ पानी नहीं बांटा गया, बल्कि पूरी की पूरी नदियां ही बांट दी गईं ताकि संसाधनों का मैनेजमेंट हो सके। भारत को मिली 3 पूर्वी नदियां, सतलुज, ब्यास और रावी। इन पर भारत का कंट्रोल हुआ, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब पर नियंत्रण दिया गया। हिमालय की विशाल नदियों में हमारी अगली नदी है ब्रह्मपुत्र, जो तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में दाखिल होती है। ब्रह्मपुत्र भी एक बहुत विशाल नदी है जो भारत में 900 किलोमीटर से ज्यादा बहती है और इसकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है माजुली द्वीप। ये इतना बड़ा है कि इसे भारत का पहला नदी द्वीप जिला घोषित करना पड़ा। तो अभी तक हम हिमालय में थे। अब चलिए अपना रुख दक्षिण की तरफ करते हैं और देखते हैं भारतीय प्रायद्वीप की उन ताकतवर नदियों को जो बारिश के पानी से चलती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो यहाँ की रानी है गोदावरी। ये इस पूरे इलाके की सबसे लंबी नदी है और इसका महत्व इतना ज्यादा है कि इसे बड़े सम्मान से दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसका जो विशाल डेल्टा है वो कृष्णा नदी के डेल्टा के साथ मिलकर दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। ये नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से अपना सफर शुरू करती है और कई राज्यों से गुजरती हुई आखिर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब एक ऐसी नदी की बात करते हैं जो बाकी सबसे थोड़ी अलग है। जहां ज्यादातर प्रायद्वीपीय नदियां पूरब की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, वहीं नर्मदा अपना एक अलग ही रास्ता चुनती है। ये पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जा मिलती है। और इसका ये जो अनोखा पश्चिम की ओर का सफर है ना, यही इसे मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन रेखा बना देता है, जो इन राज्यों के विकास में एक अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, तो हमने काफी नदियों की बात कर ली। चलिए अब एक फटाफट रिवीजन के लिए इन सभी महान नदियों को एक साथ देखते हैं। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी को एक नज़र में ही साफ कर देती है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे हिमालय से निकलने वाली नदियां लंबाई में कितनी बड़ी हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां भले ही छोटी हों लेकिन अपने अपने इलाकों के लिए उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन बात सिर्फ भूगोल और आंकड़ों की नहीं है।
आज के ज़माने में इन नदियों के सामने कुछ नई चुनौतियां हैं जो भारत के भविष्य को तय करेंगी। पिछले कुछ दशकों में क्या हुआ है? गोदावरी जैसी नदियों पर सिंचाई और बिजली पैदा करने के लिए बहुत सारे बांध और बैराज बना दिए गए हैं। और यहीं पर एक बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये कहता है कि नदी के डेल्टा वाले इलाकों में आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है। तो एक तरफ विकास के लिए बनाए गए ये बांध जरूरी लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारे इकोसिस्टम को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं और बाढ़ का खतरा भी बढ़ा रहे हैं। और ये हमें एक बहुत ही अहम और आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। हम अपनी आज की ज़रूरतों और इन प्राचीन जीवन रेखाओं के स्वास्थ्य के बीच संतुलन कैसे